बात कर लेते हैं एथेनॉल पुश की वजह से क्या इम्पैक्ट हम खाद्य तेल प्रोडक्शन में देख रहे हैं। इनफैक्ट नीरव, अगर आपसे समझना चाहेंगे, रिसेंटली इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की तरफ से ही, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एरिया अंडर कवरेज रहा है ऑन खरीफ क्रॉप, उसमें कमी देखने को मिली है। आपके हिसाब से सरकार तो लगातार पुश कर रही है इस पूरे ही सेक्टर को लगातार, लेकिन जो ये सोइंग में कमी देखने को मिली है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेटेस्ट आई है, आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? क्या वजह है? क्या ये एथेनॉल पुश की वजह से हुआ है? और फिर जो आत्मनिर्भरता का जो पर्पस है वो फिर कैसे फुलफिल होगा, क्योंकि एक तरफ लगातार एथेनॉल की तरफ भी सरकार का झुकाव रहा है। देखिए ओवरऑल एकरेज तो घटता हुआ ही लग रहा था पहले से ही। मैं आप सीएनबीसी में बोलते आ रहा हूँ कि एरिया इन सोयाबीन रिडक्शन ट्रेंड पे ही दिख रहा है। उसके कई रीजंस हैं। एक जगह हम आत्मनिर्भरता चाह रहे हैं, बट आज पिछले साल जो गवर्नमेंट की एमएसपी परचेज है या एमएसपी है 4850 की एमएसपी थी, और पूरे साल सोयाबीन 42-4300 में ही मंडियों में बिकता रहा। तो एक बहुत बड़ा मजाक बन के रहा। ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने उसकी एक कोटा जो उसने सेट किया था 20 लाख टन का, एमपी महाराष्ट्र में उन्होंने वो प्रोक्योरमेंट किया और उन्होंने वो 4850 में किया। बट आज अगर करीब करीब 105 से 110 लाख टन की सोयाबीन की फसल है, तो उसमें से मात्र 20 लाख, अबाउट 18% क्रॉप के फार्मर्स को ही वो एमएसपी की प्राइस मिली। बाकी सबको 42-4300 के बिलो की प्राइस मिली। तो वो ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं रहा है फार्मर्स के लिए। दूसरी बात ये रही कि महाराष्ट्र में कुछ एरिया में रीसोइंग का भी इशू आया है। और हाल फिलहाल में कंसर्न हमें ये भी दिख रहा है कि वेदर वाइज भी एक अनोमली है, कहीं ज्यादा पानी है कहीं कम पानी है। तो ओवरऑल ऑयल सीड प्रोडक्शन भी बहुत कोई अच्छा नहीं जाता दिख रहा है। उसी के सामने जिस तरीके से मक्के की डिमांड रही बिकॉज ऑफ इथेनॉल, या आज दूसरे प्रोडक्ट्स में प्राइजेस रहे हैं, तो फार्मर को ज्यादा रिवॉर्डिंग दूसरे प्रोडक्ट रहे हैं बजाय के सोयाबीन। तो इसका एरिया राइट। बढ़ता हुआ नहीं दिखता था। और अगर आगे भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक मेजर डेंट लगेगा एटलीस्ट सोयाबीन के लिए, कि उसका एरिया फिर एक रिड्यूसिंग ट्रेंड पे चले। अच्छा, जैसे आपने पूरा मामला समझाया, इनफैक्ट अगर हम राइस या फिर कॉर्न की बात करें, क्योंकि सरकार ने डाइवर्ट राइस कॉर्न को ही किया है, जैसे आपने मेंशन किया, एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स को पूरा करने के लिए। एक तरफ अगर हम मूंगफली या सोयाबीन की खेती में कमी देख रहे हैं, और जैसे किसानों का झुकाव उस तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो ऐसे में मक्के की या फिर राइस की ओवरऑल खेती में बढ़त देखने को मिली होगी, आई एम श्योर, नीरव। डेफिनेट है कि मक्के की थोड़ी सी बढ़त जो सोयाबीन ग्रोइंग एरियाज है उसमें देखने को मिली है। कुछ जगह पे राइस और शुगर केन में भी थोड़ी सी उस चीज में बढ़त मिली है, और कुछ जगह पे पल्सेस में मिली है। बट मोटा मोटी फार्मर भी ये चीज देखता है कि उसको रियलाइजेशन किस में मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि आज इंडिया एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हब है। आज हमारे पास 144 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें जनरली सारे कैश क्रॉप्स लगते ही हैं। तो फार्मर के लिए बहुत डिफिकल्ट कॉल नहीं है, जो उसके लिए अच्छा रिवॉर्डिंग रहता है उस की तरफ वो झुकाव रखने लगता है। तो गवर्नमेंट को ये बैलेंस तो रखना बहुत जरूरी है कि बहुत बड़ा हमारा डिपेंडेंस पे है, करीब 65-70% डिपेंडेंस इम्पोर्ट। एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पर फिर क्या इम्पैक्ट देखते हैं? जैसे आपने लास्ट लाइन में मेंशन भी किया, किस तरीके के सोफार नंबर्स रहे हैं, फिर क्या एंटिसिपेट करें आगे जाते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी और सेल्फ सफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से तो ये डेवलपमेंट पॉजिटिव नहीं है, बट इम्पोर्ट्स किस तरीके के फिर रह सकते हैं, क्या एंटिसिपेट किया जाए? नहीं, 100% अभी तो वैसे भी देखिए ऑफ सीजन का टाइम है। मस्टर्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो इंपोर्ट का नंबर अच्छा ही रहेगा। करीब करीब आने वाले 2-3 महीनों में हमें एवरेज 8.5 से 9.5 लाख टन पाम इंपोर्ट करना पड़ेगा। सोया का इंपोर्ट लाइनअप भी जो है हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली 3.5-4 लाख टन के बीच में चल रहा है। तो वो चलता रहेगा। सनफ्लावर थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, उसके बाद भी हम साउथ में उसकी अच्छी डिमांड देख रहे हैं। और उसके कारण ऐसा लगता है कि सनफ्लावर भी औसतन 2.5 लाख टन के आसपास का इंपोर्ट बना रहेगा। तो इंपोर्टेड ऑयल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी भी। और आने वाले ऑयल ईयर में हार्वेस्ट होने के बाद सोयाबीन और राइस और कॉटन के प्रोडक्शन को देखते हुए फिर देखना पड़ेगा। बट
जो भी सिनेरियो डेवलप हो रहा, आने वाले 3 से 6 महीने में इंपोर्ट डिपेंडेंस इंडिया का रहेगा और हमें अच्छा इंपोर्ट करते ही रहना पड़ेगा। अच्छा, एक एक लास्ट क्वेश्चन नीरव, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो आई एम श्योर इंडस्ट्री इन द सेंस जो सोयाबीन प्रोसेसर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से तो देखें तो डेफिनेटली जो डीडीजीएस प्रोडक्शन जो तेज़ी से बढ़ रहा है वो डेफिनेटली एक पेन होगा। किस तरीके के आंकड़े हमने ओवरऑल प्रोडक्शन में बढ़ते हुए देखे हैं? अगर हम डीडीजीएस की बात करें, किस तरीके का इम्पैक्ट सोयाबीन प्रोसेसर इंडस्ट्री पर गोइंग फॉरवर्ड और देखने को मिल सकता है या करंट देखने को मिल रहा है? तो देखिए, एक चीज बताता हूं कि जो ग्रोथ सोया मील के कंजम्पशन की होनी चाहिए थी, आज करीब करीब हम 2-3 साल पहले ही डोमेस्टिक फीड मील में करीब करीब 60 से 65 लाख टन की डिमांड हमारी बन चुकी थी। वो डिमांड हमारी ऊपर में आज अगर हम ग्रोथ देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर 5 से 10% का अगर ग्रोथ होता है, तो आज 75 से 80 लाख टन की हमारी डिमांड बन जानी चाहिए थी। उसके सामने विपरीत हुआ कि नीचे में डिमांड ये 52-53 लाख टन पे चली गई और इस साल अबाउट 57-58 लाख टन के आसपास रहेगी। तो पॉजिटिव ग्रोथ होने की जगह नेगेटिव ग्रोथ हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा झटका रहा है क्रशिंग इंडस्ट्री के लिए भी। और जब कोई मार्केट श्रिंक होता है तो आज उसका क्रशिंग मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट आता है। और सोयाबीन जो है वो मील के लिए क्रश ज्यादा होता है बजाय के ऑयल के लिए। ऑयल की कभी भी बहुत ज्यादा उसकी बेनिफिट नहीं आ पाती उन लोगों को। तो सोया क्रश इंडस्ट्री पिछले 2 साल में कहीं ना कहीं इस कारण से स्ट्रगल करती रही है और डीडीजीएस उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ओके, चलिए, थैंक यू नीरव इस खबर पर और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज़ देने के लिए।